जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और आप सबको पता है आज है 2 अक्टूबर, जिसे हम विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर मनाते हैं। विश्व अहिंसा दिवस के रूप में इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज एक महान आत्मा का जन्म दिवस है, यानी कि 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर जिसे हम क्या बोलते हैं, गांधी जयंती कहते हैं। दोस्तों, आज के दिन एक और महान आत्मा का जन्म हुआ था, जिन्हें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम पर तो कर लीजिए। आपको सर्च करना है ऋतुराज सर _ऑफिशियल। यहाँ पर आपको मेरे सारे सेशन के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे, राइट। और यहाँ पर आपको जो है ना जुड़ जाना है, सारे अपडेट मिलते जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, इनके बारे में। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए जिससे अंग्रेजों को अंत में देश छोड़ना पड़ा। भारतवासी प्यार से महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को आजाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनकी शख्सियत बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति की थी। वह पढ़े लिखे और सरल व्यक्ति थे, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखते थे, सभी जाति धर्म के लोगों को प्यार करते थे। इतना ही नहीं, जब देश आजाद हुआ और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ, तभी महात्मा गांधी ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। विश्व के कई नेता और बड़ी हस्तियां महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन किया। भारत के लगभग सभी स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में अपने संघर्षों से एक मिसाल कायम किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन को एक नया दृष्टिकोण दिया। और गांधी जी की याद में पूरे के पूरे देश में 2 अक्टूबर को जो अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे यानी अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में गांधी जी को एक महापुरुष के रूप में देखा जाता है। आजादी के बाद से भारतीय मुद्राओं पर भी गांधी जी की ही फोटो छपी हुई है। दोस्तों, गांधी जी के अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें, अर्ली लाइफ की, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। एक बहुत ही साधारण हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत प्यार से पाला पोसा गया था। करमचंद जी ब्रिटिश जमाने में गुजरात राज्य के पोरबंदर में दीवान नियुक्त किए गए थे। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी क्योंकि उनकी 3 पत्नियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मोहनदास के अलावा उनके 2 बड़े भाई थे जिनका नाम लक्ष्मीदास और करसन दास था। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम रलियात बेन था। महात्मा गांधी का शुरुआती जीवन बहुत साधारण रूप से गुजरा। पुतलीबाई घर में धर्म कर्म के कार्य और उपवास भी रखती थी, जिसका प्रभाव बालक मोहनदास पर भी पड़ा और आगे चलकर गांधी जी के अंदर भी अध्यात्म की भावना विकसित हुई। महात्मा गांधी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, निजी जीवन के बारे में, तो इनका विवाह 1883 बहुत छोटी उम्र में कर दिया गया था और इनकी उम्र मात्र 14 साल थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा कपड़िया था, जो बाद में कस्तूरबा गांधी के नाम से पहचानी गई। लोग उन्हें प्यार से बाप भी कहते थे। सन 1885 में उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, पर दुर्भाग्यवश वह कुछ दिन ही जीवित रह सका। उसके बाद उनके 4 पुत्र हुए, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास रखा गया। सन 1944 में कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई, तब वह पुणे में थी। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। गांधी जी गोखले जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि कहा जाता है जब भी गांधी जी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे तो वे अपने आध्यात्मिक गुरु से सलाह जरूर लेते थे। गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस तक सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे सभी धर्मों को एक बराबर नजरिए से देखते थे। धर्मनिरपेक्षता की भावना महात्मा गांधी के अंदर बचपन से ही समाहित थी। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगाने का अर्थ यह है कि वे अहिंसावादी सिद्धांत पर जीने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के जीवन का एक मूल मंत्र था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, जिसका प्रयोग गांधी जी ने सदैव अपने जीवन में किया। अत्याचारी और हत्यारे कुछ समय के लिए अपराजित हो सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन निश्चित है। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं गांधी जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में। आप सभी को बताया मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और मैट्रिक पास करने के बाद भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। इन दिनों उनके घर की स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही थी क्योंकि घर के कमाने वाले इकलौते सदस्य करमचंद जी की मृत्यु हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने 1 साल तक बॉम्बे विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई की। लंदन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद इंग्लैंड वकील संघ में भर्ती हुए। उस समय एक
प्रसिद्ध किताब सिविल असहयोग जिसे डेविड थोरो ने लिखा था, उसे पढ़कर मोहनदास करमचंद गांधी बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय बाद वापस मुंबई आकर 1 साल तक कानून का अभ्यास किया। उसके बाद एक भारतीय फर्म में काम करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ये वो समय था जहाँ से गांधी जी ने भारत का विरोध करना शुरू किया। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था और वकालत पूरी करने के दरमियान उन्होंने बहुत सारे रोजगार अपनाए और छोड़े। भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले मुंबई में वकालत करना शुरू किया था, लेकिन कोई सफलता न मिलने के कारण उन्होंने हाई स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर प्रार्थना पत्र दिया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद वे राजकोट में जरूरतमंदों के लिए गवर्नमेंट को अर्जी लिखने का काम करने लगे और यह भी उनका अस्थायी मुकाम बना, क्योंकि एक अंग्रेज अफसर ने उनकी शिकायत कर दी थी, इसलिए उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नाम के एक भारतीय फर्म ने उन्हें 1 वर्ष के एग्रीमेंट पर वकालत करने का प्रस्ताव मिला। पहले से उनके पास रोजगार न होने के कारण उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में उन्होंने देखा जाति भेदभाव पूरी तरह से अपना पैर पसारे हुए है, जिसका सामना स्वयं गांधी जी को भी करना पड़ा। एक बार तो उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच की टिकट होने के बावजूद तीसरी श्रेणी में जाने के लिए बाधित किया गया। उनके अस्वीकार करने पर वह उन्हें ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया। अफ्रीकी गवर्नमेंट द्वारा कई होटलों में जाना उनके लिए वर्जित कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार ने गांधी जी को देशवासियों के सम्मान पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया। सन 1996 में दक्षिण अफ्रीका के जुलू में नए चुनाव कर को लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने जुल्म के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को उस युद्ध में भर्ती करने के लिए अंग्रेजों को आश्वस्त किया। सन 1996 में भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा है कि 23 भारतीय निवासियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में नेपाल सरकार के कहने पर एक कोर कमेटी की रचना हुई, जिसमें भारतीयों को उस युद्ध में शामिल करने का आग्रह किया गया। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति दयनीय देखकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उस वक्त चारों तरफ हैजा का प्रकोप फैला हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती में स्थापित करना पड़ा। उसी वर्ष गुजरात के खेड़ा में भयानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण वहाँ के किसान ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने में असक्षम थे। तब गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया, जिसमें उन्होंने किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप 1918 में ब्रिटिश सरकार ने टैक्स संबंधी नियमों में बदलाव करके किसानों को राहत दिया। सन 1919 में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होते देखकर हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके मुख्य सूत्रधार गांधी जी थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट नामक एक कानून लाया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून विशेषतः जगह जगह आंदोलन से निपटने के लिए बनाया गया था। इसके लिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार से किसी भी तरह की कोई भी खरीद या सहायता न की जाए और किसी भी तरह की हिंसा न हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 14 कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले से कई क्रांतिकारियों में रोष भर गया, क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वराज अहिंसा से नहीं मिल सकता। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें वह साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी नामक स्थान तक अपने अनुयायियों के साथ चलकर गए और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक पर एकाधिकार के कानून को तोड़ा। इस कानून के अनुसार भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नमक पर कर लगाया जाता था। उसी कर को बंद करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। इसके अलावा उन्होंने जाति पाति, अस्पृश्यता, रंग भेद और ब्रिटिश राज से भारतीयों को मुक्त कराने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा और मुख्य आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1940 में हुई थी। अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर इतने जुर्म ढाए कि वो आजादी पाने के लिए जोश और गुस्से से भर गए थे। यह आज तक का सबसे प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी द्वारा लिखी गई किताबें एक प्रेरणा स्रोत साबित हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन जीने का सार और स्वराज को प्राप्त करने का तरीका बताया है। हिंदू स्वराज 100 पन्नों की महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, जिसमें उन्होंने आजादी से जुड़ी बातों का उल्लेख किया है और कैसे विदेशी शासन ने भारत और भारतीयों को कमजोर करने का अभियान चलाया था, उसका जिक्र किया है। ये मुख्यतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नाम की
एक पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका में चले 8 साल के सत्याग्रह का उल्लेख विस्तार से किया गया है। अफ्रीकन्स द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख भी इसी पुस्तक में गांधी जी ने किया है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किताब गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें गांधी जी ने बचपन से लेकर के 1921 तक की अपनी निजी जिंदगी का वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों एक समय आता है 1948 का, जब 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी बिरला भवन में उपस्थित थे, तब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस स्थिति के बाद आकाशवाणी कार्यक्रम के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के निधन की शोक समाचार की जानकारी दी। प्रखर व्यक्तित्व और देश के लिए निछावर महान कर्तव्य को पूर्ण करने वाले गांधी जी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में विराजमान हो गए। उनके सत्य और अहिंसा के किस्से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये चर्चा का विषय है। Why is he called the father of nation? राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? गांधी जी के कठिन प्रयत्नों और दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ गांधी जी के प्रयासों से आजादी मिली, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था भारत की आजादी में। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तत्पश्चात उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पहचाना जाने लगा था। महात्मा गांधी को यूं ही राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के आह्वान पर कहा जाता है। इसका मुख्य कारण उन्होंने अपने देश के लिए और सभी धर्म तथा सभी तबके के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के निछावर कर दिया। समाज से छुआछूत की बीमारी को खत्म करने की पहल गांधी जी की ही देन है। उन्होंने समाज में सताए हुए लोगों को हरिजन यानी हरि के जन की उपमा दी। आई होप कि आपको गांधी जी के बारे में शॉर्ट जानकारी समझ में आई होगी। आज है 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस यानी गांधी जी का जन्म दिवस। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।